जी नमस्कार। आज हम स्टार्ट करेंगे 7th लेसन जो कि 7th क्लास की हिस्ट्री का है। उसको स्टार्ट करेंगे। 7th क्लास हिस्ट्री जो कि लेसन है अक्षत्रिय संस्कृतियों का निर्माण। कि अक्षत्र में जब संस्कृतियां होती हैं वो किन किन के कारण उसको पहचाना जाता है। जैसे भाषा होगी, कोई नृत्य हो गया, या फिर जैसे कोई पीर के नाम से। ऐसे ही इसमें ही मतलब यही ही संपूर्ण विवरण दिया है कि कैसे एक क्षेत्र को उसकी संस्कृतियों के आधार पर जाना जाता है। अ, जैसे मैंने पहले भी बताया है, अब फिर से बता रही हूँ कि एनसीईआरटी है जो एक कोई भी एग्जाम देने वाले स्टूडेंट के लिए एक बेस होती है और बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। चाहे वो एक दिन का एग्जाम हो या फिर वो जैसे प्री मेंस ऐसे करके जैसे यूपीएससी के एग्जाम्स होते हैं ऐसे हो, मतलब वो सबके लिए एक बेस होती है। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं ये लेसन जो कि है अक्षत्रिय संस्कृतियों का निर्माण। जैसे हम कई बार कह देते हैं कि ये तमिल है, ये उड़िया है, तो हम क्यों कहते हैं? उसका बेस क्या होता है? उसका बेस भाषा होती है कि वो उड़िया भाषा बोलता है, कि वो तमिल भाषा बोलता है, तभी उसको ये कहा जाता है कि ये तमिल है या ये उड़िया है। इसको उसको इसीलिए कहा जाता है। इसमें यही बताया है कि जो जैसे जो फैक्ट दिए हैं मैं उनको अंडरलाइन करके लाती हूँ, क्योंकि फैक्ट है वो याद करने होते हैं और जो मेन बातें होती हैं मैं वैसे बता देती हूँ। इसमें बताया है कि जो चेर साम्राज्य था, कौन सा साम्राज्य? जो चेर साम्राज्य था, जिसका कहाँ केरल में जिसका विस्तार माना जाता है, केरल में जिसका विस्तार माना जाता है उसके बारे में बताया गया है कि महोदयपुरम का चेर राज्य प्रायद्वीपीय जो प्रायद्वीपीय भारत है उसके दक्षिणी पश्चिम भाग में, जैसे इंडिया को जब हम ऐसे कल्पना करें तो यहाँ पर चेर साम्राज्य माना जाता है, यहाँ पर चेर साम्राज्य माना जाता है जो आज केरल राज्य का एक हिस्सा है। 9वीं शताब्दी में स्थापित किया गया था। इसकी स्थापना कब हुई थी? 9वीं 9th शताब्दी में। यहाँ पर भाषा कौन सी बोली जाती है? मलयालम। मलयालम यहाँ भाषा बोली जाती है। शासकों ने मलयालम भाषा की लिपि का प्रयोग कर जो उन्होंने जो अभिलेख भी लिखे हैं उन्होंने वो भी मलयालम भाषा में लिखे हैं। कि बताया है कि उसी का प्रयोग करके उन्होंने अपने अभिलेख लिखे हैं। फिर यहाँ पर जो मलयालम भाषा का पहला जो ग्रंथ है उसके बारे में बात की गई है कि कौन सा पहला ग्रंथ था और वो कौन सी लिपि में लिखा गया है, उसके बारे में ही बताया है कि ग्रंथ का नाम क्या है? लीला तिलकम। लीला तिलकम। लीला तिलकम करके एक लेख लिखा है जो कि ग्रंथ है, जो कि मलयालम भाषा में लिखा गया है। जो व्याकरण और काव्य शास्त्र विषय है उसका मणि परवालम। जो उसकी शैली है, शैली का नाम क्या है? जो शैली है उसका नाम है मणि परवालम। परवाल क्या होते हैं? परवाल हम जैसे आम भाषा में सारी बार सुनते हैं कि वो परवाल समूह है। वो मतलब एक मूंगा चट्टानों का एक समूह है, उसी को बोला जाता है कि परवाल समूह है। तो इसका भी मतलब यही है। शैली में लिखा गया मणि, जो इसका शाब्दिक अर्थ है हीरा या मूंगा होता है। जिसका मतलब वर्ड मीनिंग वही है। जो मूंगा जो चट्टाने हैं दो भाषाओं में लिखा गया है। यहाँ जैसे दो भाषाएं हैं, संस्कृत और अक्षत्रिय जो यहाँ की भाषा है उस भाषा में इसको लिखा गया है। फिर जो ये बताया है कि कौन से जो शासक थे उन्होंने कौन से जैसे मंदिरों का निर्माण किया या फिर कौन सी धार्मिक परंपराओं को फॉलो किया, उसके बारे में बताया है। यहाँ पर जो जगन्नाथ टेम्पल है उड़ीसा में है जो, उसके बारे में बताया है कि ये कब बना और किसने बनवाया और कैसे ये किससे संबंधित रहा है। अन्य क्षेत्रों में क्षेत्रीय संस्कृतियां क्षेत्रीय धार्मिक परंपराओं से विकसित हुई हैं। इस परंपरा का सर्वोत्तम उदाहरण है जो पुरी का उड़ीसा में जो जगन्नाथ का जो संप्रदाय है। जो जगन्नाथ का जो मतलब होता है क्या होता है? दुनिया का स्वामी या फिर विष्णु का पर्यायवाची माना जाता है। आज तक जगन्नाथ की काष्ठ प्रतिमा जो सबसे पहली जो प्रतिमा है जो जगन्नाथ की जो ये इसमें ये आप पहचान सकते हो कौन है ये?
बालभद्र, सुभद्रा और जगन्नाथ की लघु ये हैं प्रतिमाएं हैं ये, जो स्थानीय जनजातीय लोगों द्वारा बनाई गई जाती हैं, जिससे ये तात्पर्य निकलता है कि जगन्नाथ मूलतः एक उस टाइम पे एक जो स्थानीय देवता था वो था जगन्नाथ। पर बाद में जैसे इसको विष्णु के जो रूप है उससे जोड़ दिया गया कि वो जो स्थानीय अवतार थे वो विष्णु के ही अवतार थे, ऐसे जोड़ दिया गया। जो 12वीं शताब्दी में जो गंग वंश है, गंग वंश के एक अत्यंत प्रतापी राजा हैं जो अनंत वर्मन करके हैं। उन्होंने पुरी में पुरुषोत्तम जगन्नाथ के लिए एक मंदिर बनवाने का निश्चय किया। इसके बाद 1230 में राजा अनंग भीम तृतीय अनंग भीम तृतीय अनंग भीम तृतीय ने राजा पुरुषोत्तम जगन्नाथ को अर्पित कर दिया। मतलब ये क्वेश्चन आ जाए कि मंदिर किसने बनवाया, मंदिर तो अनंत वर्मन ने बनवाया, पर इसको समर्पित किसने किया जगन्नाथ को, ये अनंग भीम तृतीय ने किया, जिसको जो स्वयं को जगन्नाथ का प्रतिनियुक्त मानते हैं कि उन्होंने ही उनको नियुक्त किया है। फिर जो राजपूत है, जो राजपूत जो जगह का नाम राजपूताना जब बोला जाता है, जिसका मतलब एक तात्पर्य एक राजस्थान से ही लिया जाता है, तो उसके बारे में बताया है कि वहाँ पर कैसे कैसे जो शासक रहे हैं, कैसे सूरवीर शासक रहे हैं। और जो राजपूताना जो वर्ड बोला जाता है, जो अंग्रेजों के द्वारा यूज किया गया था, वो राजस्थान के लिए किया गया था। राजस्थान के लिए वर्ड यूज किया गया था राजपूताना, राजपुताना, राजपुताना से ही राजस्थान निकला है। 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश लोग उस क्षेत्र को जहां आज का अधिकांश राजस्थान है राजपुताना कहते थे, उसी को मतलब राजपुताना राजस्थान को ही कहते थे। इससे यह समझा जा सकता है कि एक ऐसा प्रदेश था जहां केवल प्रमुख रूप से जो राजपूत हैं वही शासन करते थे। लेकिन इस बात का आंशिक रूप से यह सत्य है, मतलब ये बात पूरी तरह से सत्य नहीं है कि वहां पर बस राजपूत ही शासक थे। अनेक समूह थे वहां पर, बल्कि यहाँ पर कह सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे समूह थे, ओनली राजपूत नहीं थे। जो उत्तर और मध्यवर्ती भाग में, जो जैसे भारत को ऐसे ऐसे कल्पना की जाए, जो उत्तर और जो ऐसे मध्यवर्ती भाग है, इस इतने भाग में अनेक क्षेत्रों में अपने राजपूत आपको राजपूत कहते मिलेंगे। जैसे यहाँ पर जैसे जो भी शासक होते हैं ये इतने से जो एरिया में, ये अपने आप को राजपूत ही कहते मिलेंगे। यह भी सच है कि राजस्थान में राजपूतों के अलावा अन्य लोग भी हैं, तथापि अक्सर यह भी माना जाता है कि राजपूतों ने राजस्थान को एक विशिष्ट संस्कृति प्रदान की है। मतलब राजपूतों के कारण ही जो राजस्थान की संस्कृति है उसको एक अर्थ मिला है। इस कारण ही मतलब राजस्थान को एक राजपूत मतलब राजपूताना रियासत कहा जाता है। फिर ये जो पृथ्वीराज चौहान रहे हैं उनके बारे में बताया है कि जो पृथ्वीराज चौहान हैं, पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज ऐसा जो एक ऐसे शासक थे जो जो शासक ऐसे सूरवीरों के आदर्शों के हृदय जो मतलब सबके लिए एक आदर्श का काम करते हैं, वो कौन थे? पृथ्वीराज चौहान थे। और पृथ्वीराज चौहान में भी अगर पूछा जाए कि पृथ्वीराज कौन से थे, 1 2 3 ऐसे लिख दिया जाए कि पृथ्वीराज फर्स्ट थे, सेकंड थे, थर्ड थे, फोर्थ थे सॉरी, तो पृथ्वीराज थर्ड थे, जो सबसे ज्यादा सूरवीर माने जाते हैं, जो सूरवीर माने जाते हैं। राजपूत सूरवीरों की कहानियां, काव्यों और गीतों में जो अच्छा जो कहानियां होती हैं, राजपूतों की जो कहानियां हैं उनके अंदर ये है मतलब कि इनका विवरण मिलता है। तो इनमें बताए हैं कि विशेष रूप से जो प्रशिक्षित चारण भाट द्वारा की गई जो गाई गई है ना, जो ऐसे काव्य या गीत हैं जो सूरवीरों की स्मृति में गाए गए हैं, तो उनमें इनका वर्णन किया है कि जो सूरवीर जो शासक थे वो राजस्थान में कहाँ कहाँ रहे हैं और उनके नामों का भी वर्णन किया है। इसमें मतलब ये नहीं बताया कि कौन से नामों का वर्णन किया है, बस इसमें पृथ्वीराज चौहान तृतीय का ही और पृथ्वीराज चौहान तृतीय भी छोड़ के मतलब पृथ्वीराज चौहान का ही विवरण दिया है कि पृथ्वीराज चौहान को राजपूतों में सूरवीर माना गया है, इतना ही बताया है।
ये वो क्षेत्र है जिसका मतलब इस लेसन में जिसका जिक्र किया है, जहाँ पर जैसे अभी जो चेर था ये केरल है, ये उड़ीसा के जो गंग वंश का किया है, अभी राजस्थान का किया था, आगे हिमाचल प्रदेश और ये उत्तर प्रदेश का, ऐसे इनका भी मिलेगा। तो उनके बारे में ये एक मैप बना रखा है, उसका ही विवरण है। अच्छा, जैसे ही भाषा एक संस्कृति को अस्तित्व देती है, ऐसे ही जैसे नृत्य होते हैं, जो लोक नृत्य होते हैं, जो 6 माने गए हैं। कितने माने गए हैं? जो 6 माने गए हैं, 6 माने गए हैं। तो उनके बारे में, कथक के बारे में इसमें मतलब पूरा मेन कथक के बारे में बता रखा है, कि कथक नृत्य के बारे में, कि कथक नृत्य कहाँ किया जाता है, मतलब ये उत्तर भारत का नृत्य बोला जाता है। फिर ये बताया है कि जो कथक वर्ड है वो कथ शब्द से निकला है, जो संस्कृत का वर्ड है, जो संस्कृत का वर्ड है कथ। कथ कथ का मतलब होता है जैसे आपस में बातें करना, कथन, संवाद करना। तो उसका वो बताया, कथक मूल रूप से उन उत्तर भारत के मंदिरों की कथा यानी कहानी, ऐसे मतलब ये बताया है। इसमें क्या होता है, कथाकार जैसे अपने हाव भाव से, जैसे डांस करके, जैसे वो अपने कथा को एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। और ये 15वीं 16वीं शताब्दी में ना, जो जब भक्ति आंदोलन बहुत अपने उत्कर्ष पे था, तो उस टाइम पे ये जो नृत्य है इसको अपनी एक अलग पहचान मिली थी। और भक्ति आंदोलन के प्रसार के लिए कथक की विशेष जो नृत्य शैली है उसका जो रूप मिला था। और फिर जैसे इसमें बताया, जो कथक के अंतर्गत ही एक नृत्य आता है जिसका नाम है रासलीला, जिसमें ये मतलब ये भी जो रासलीला है ये भी ये उत्तर प्रदेश का माना जाता है। अगर जैसे ये पूछ लिया जाए कि ये नृत्य कौन से कहाँ से संबंधित है और उत्तर प्रदेश उसमें ये एक ऑप्शन सेट कर रखा है, तो उत्तर प्रदेश से रिलेटेड माना जाता है। फिर इसमें ये बताया है कि जो कथक है वो 2 घरानों में बट गया था। 2 घराने बट गए थे। जो एक घराना क्या है, जो जयपुरी राजस्थान का में फला फूला, और जो दूसरा उनके राज दरबारों में जो राजा थे उनके राज दरबारों में फला फूला। और फिर दूसरा है लखनवी, जो अवध के अंतिम जो शासक नवाब थे, वाजिद अली शाह, उसके संरक्षण में ये मतलब ये जो दूसरा है, मतलब 2 शैलियां हैं। दोनों शैलियां, दूसरी शैली वाजिद अली शाह के उसमें और पहली राजस्थान के उसमें उभरी है। 1850 से 75 के दौरान यह नृत्य शैली के रूप में इन दोनों क्षेत्रों में नहीं, बल्कि आज के पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर और बिहार था मध्य, जैसे उत्तर प्रदेश और ये वाली जो जगह है उसमें इसकी विशेष पहचान मिली है। और जो ये कहा अभी, जो मैंने बताया था कि 6 जो शास्त्रीय नृत्य हैं वो कितने हैं, 6 हैं। यहाँ पर जैसे नाम दिए हैं, 6 के नाम दिए हैं। जैसे भरतनाट्यम है, भरतनाट्यम किससे संबंधित है, तमिलनाडु से संबंधित है। और कथकली है, अ, कथकली केरल से है, ओडिसी ओडिशा से है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से है, और मणिपुरी मणिपुर से। इनको याद करने के लिए ट्रिक भी होती है, जैसे कई लोग अपने ट्रिक यूज कर लेते हैं। जैसे भारतनाट्यम, जैसे भारत की स्टार्टिंग कहाँ से होती है, नीचे से स्टार्टिंग कहाँ होती है, तमिलनाडु से, तो भारतनाट्यम तमिलनाडु से। कथकली, क से कली, क से केरल, ऐसे याद कर रखा है। ओडिशा से याद करने का मतलब ही नहीं है, और मणिपुरी भी याद करने का। कुचिपुड़ी जो अंधे लोग होते हैं, कच्ची कच्ची पूड़ी खा लेते हैं, ऐसे याद कर सकते हैं। जो अंधे लोग हैं कच्ची पूड़ी खा लेते हैं। इसमें जो शास्त्रीय नृत्य है उनके बारे में बताया है कि शास्त्रीय नृत्य कैसे अपनी भाव भंगिमाओं से मतलब एक दूसरे को प्रदर्शित किए जाते हैं। फिर यहाँ पर जो तीसरी शैली है उसके बारे में बात की है। तीसरी शैली कौन सी है, लघु चित्र। लघु चित्र जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि छोटे छोटे चित्र किसी भी चीज पे बना दिए जाते हैं, जैसे कागज पर, शॉल पर, कपड़े पर, न्यूज़पेपर पर, बहुत सारी जैसे कागज पर, कपड़े पर, इन पे जो चित्रित करके जैसे छोटी छोटी जैसे कहानियां दिखा दी जाती हैं। कि जैसे ये जैसे दिखा रखा है कि अकबर जब युद्ध करके लौट रहे हैं और फिर आराम कर रहे हैं अपने इनके साथ, जो अपने इनके सैनिकों के साथ बैठे हैं आराम कर रहे हैं। तो ये एक लघु चित्रों के द्वारा ये दिखाया गया है। और फिर बताया है कि जैसे अकबर, जहांगीर और शाहजहां, तो जो इन तीनों के टाइम पर
इनको बहुत ही ज़्यादा मतलब महत्व दिया गया। और जहांगीर को तो मतलब एक अगर ये कहा जाए कि जैसे पेंटिंग्स का, अगर पेंटिंग्स के बारे में अगर कोई भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए, अगर वो मुगल सल्तनत से संबंधित है तो वो जहांगीर से संबंधित होता है। क्योंकि वो जैसे कोई चित्र बना होता था जहांगीर, तो ये तक बता देते थे कि इसमें इसकी नाक किसने बनाई है, आंख किसने बनाई है और होठ किसने बनाए हैं। जब वो कोई चित्र को देखते थे तो वो मतलब उनको चित्रकारी की इस कदर नॉलेज थी कि वो उसकी छोटी छोटी चीजों को देखकर ये बता देते थे कि ये चीज किसने किसने बनाई है। फिर जो ये लघु चित्र हैं, ये हिमाचल प्रदेश के जो लघु चित्र हैं वो बहुत ही मशहूर रहे हैं। आधुनिक हिमाचल प्रदेश के इर्द गिर्द जो हिमालय की तलहटी का जो इलाका है, 17वीं शताब्दी के बाद वर्षों में इस क्षेत्र में लघु चित्रकला की एक साहसपूर्ण और भावप्रवण शैली का विकास हो गया था, जिसमें बसोली का नाम दिया गया है। अब फिलहाल बसोली को जीआई टैग मिला है। जीआई टैग मिला है। जीआई टैग मतलब ज्योग्राफिकल इंडिकेटर मिला है। तो वो कहाँ की मिला है, कहाँ की बसोली जो चित्रकला है उसको कहाँ का जीआई टैग मिला है, मतलब कौन से जिले से या कौन सी जगह से संबंधित है, ये आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। कि जो बसोली है, बसोली ये लिखा हुआ है, बसोली कहाँ से ली गई है। यहाँ की यहाँ जो सबसे लोकप्रिय पुस्तक चित्रित की गई है वह जो भानुदत्त की रास मंजरी है। अब ये क्वेश्चन भी बन सकता कि रास मंजरी किसने लिखी है, भानुदत्त ने लिखी है, और किसके बारे में, लघु जो चित्रकला है उनके बारे में लिखा गया है। 1739 में नादिर शाह के आक्रमण के समय और दिल्ली में विजय के परिणाम स्वरूप मुगल कलाकार और मैदानी इलाकों को ये ऐसे इसमें जो कृष्ण है, जो कृष्ण भगवान हैं और जो अपनी गोपियों के साथ जो उनकी क्रीड़ा का वर्णन किया गया है, और ये एक लघु चित्र है। राधा कृष्ण और उनकी सखियों को जो उनका वर्णन किया गया है। इसमें यही बताया कि जो लघु चित्र है वो कहाँ से संबंधित है। इसको कांगड़ा शैली का भी बोला जाता है। जो लघु चित्र हैं उनको क्या बोला जाता है, उनको कांगड़ा शैली भी बोला जाता है। कांगड़ा, कांगड़ा जो की जगह कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में, एचएम में। फिर बंगाल में के नजदीक में एक नजर दे रखी है कि ये बताया है इसमें कि बंगाल में आज जो बंगाली बोली जाती है उसका उदय तो बंगाल संस्कृत से हुआ है। जो बंगाली भाषा है उसका उदय किससे हुआ, संस्कृत भाषा से हुआ है। संस्कृत भाषा से हुआ है। परंतु ऐसा भी टाइम है, इसमें बताया है कि ऐसा भी टाइम रहा है कि बंगाल में बंगाली संस्कृत बोली ही नहीं जाती थी। तो कैसे, किस प्रकार, मतलब संस्कृत भाषा से इसका जो बंगाली भाषा है उसका उदय हुआ, उसके बारे में ही पूरा बताया है कि किस प्रकार हुआ। इसमें बताया है कि ईसा पूर्व चौथी और तीसरी शताब्दी में बंगाल और मगध के जो, जैसे बंगाल और मगध हैं जो बराबर बराबर में हैं, बिल्कुल साथ साथ में पड़ते हैं, तो वहां पर क्या था, ट्रेड होता था, आपस में ट्रेड संबंध थे, जिसके कारण वहां पर संस्कृत का प्रभाव बढ़ता गया। जैसे बंगाल में संस्कृत का प्रभाव बढ़ता गया होगा। चौथी शताब्दी के दौरान गुप्त वंशीय शासकों ने उत्तर बंगाल में अपना जो राजनीतिक नियंत्रण स्थापित किया। फिर बाद में जैसे ये भी बताया है कि जो अकबर थे, अकबर थे उन्होंने भी अपना उधर जैसे असम की साइड और बंगाल की साइड अपना राज्य स्थापित कर लिया था, और वहाँ जो उनके अकबर का एक सूबा माना जाता था। उसके बारे में ही बताया है, ये अकबर के बारे में ही बताया था यहाँ पर। फिर ये बताया कि जो 15वीं शताब्दी थी, आते आते यहाँ की क्या हुआ, यहाँ की जो उपभाषाएं थी और जो उपबोलियां थी, उपबोलियां और उपभाषाओं का समूह जो बंगाली समूह था, जो साहित्यिक भाषा के रूप में एकबद्ध हो गया। मतलब यहाँ पर कौन सी शताब्दी, 15वीं शताब्दी, 15वीं शताब्दी में यहाँ पर जो बंगाली भाषा है वो बोली जाने लगी थी। फिर बताया कि बंगाली भाषा को जो साहित्य है उसको दो भागों में बांटा है। कि जो प्रारंभिक साहित्य है उसको दो श्रेणियों में बांटा है। एक श्रेणी जो संस्कृत की ऋणी है, दूसरी संस्कृत से स्वतंत्र है।
एक तो मतलब जो अपने आप को संस्कृत से जुड़ा हुआ मानती है, एक दूसरी है जो संस्कृत से स्वतंत्र मानती है। जो पहली श्रेणी है उसमें संस्कृत के महाकाव्य का अनुवाद जैसे मंगल काव्य हैं उनका वर्णन किया गया है। फिर बताया है कि जो गौड़ीय जो वैष्णव आंदोलन थे उसमें कौन से चैतन्य जो देव हुए हैं उनका जो संबंध रहा है वो इसी पहली शैली से रहा है। और जो दूसरी शैली है दूसरी श्रेणी में नाथ साहित्य है वो शामिल है, और जिसमें मैनामती और गोपीचंद के जो गीत हैं वो इसमें ही गाए जाते हैं। फिर ये बताया है कि जो पहली शैली है वो सरल है, अपेक्षाकृत सरल है, परंतु क्योंकि उसके उसमें जो साहित्यिक श्रेणियां हैं उनका वर्णन भी मिलता है कि कोई पांडुलिपियां हैं वो भी मिलती हैं। परंतु जो दूसरी शैली थी इसमें बताया है कि इसकी बस कथा जो मौखिक रूप से ही है ना, एक दूसरी पीढ़ी से उधर मतलब जो बातें हैं या कहानियां हैं वो आती जाती रही हैं, परंतु इसका कोई मतलब वर्णन नहीं मिलता है। फिर पीर और मंदिरों के बारे में बताया है कि पीर और मंदिर होते हैं वो कैसे हमारी संस्कृतियों से संबंधित रहे हैं। अच्छा, पीर पहले तो ये बताया कि पीर कहा किसको जाता है, जिसमें बताया है कि जो अधिकारी या और कर्मचारी होते थे, जो लोग भूमि प्राप्त करके अक्सर उस पर मस्जिदें बना लेते थे और जो इन इलाकों के धार्मिक रूपांतरण के केंद्रों के रूप में काम आती थी, यहाँ पर धार्मिक रूपांतरण होते थे। प्रारंभ से ही बाहर से आकर यहाँ लोग आके बसने लगे थे, अस्थिर जो परिस्थितियों में रहने के लिए कुछ व्यवस्था था, आश्वासन चाहते थे, क्योंकि जब एक जगह से लोग दूसरी जगह जब जाते हैं तो उनको आश्वासन तो चाहिए होता है, बिना आश्वासन वो भी कैसे रह सकते हैं। तो ये सुख सुविधाएं तथा आश्वासन उन्हें जिस समुदाय के जो नेता लोग, जो जैसे कोई भी ऐसे एक मंदिर टाइप में कोई भी धार्मिक अनुष्ठान बना दिया जाता था, जो वहाँ के जो नेता लोग होते थे वो उनको जैसे वहाँ पर जो शिक्षक की भूमिका भी निभाते थे और उनको आश्वासन भी देते थे, तो उनको ही क्या कहा जाता है, उनको ही पीर कहा जाता है। शुरुआत में उनको ही स्नेह और आदर से पीर कहा जाता है। पीरों की पूजा पत्तियां बहुत ही लोकप्रिय हो गई थी। इनकी मज़ारें बंगाल में बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं, और जैसे 15वीं शताब्दी में बता रखा है कि यहाँ पर अनेक मंदिरों भी बनने लगे थे। और फिर बताया कि जो निम्न जाति जिसको निम्न जातियाँ बोला जाता है, जो निम्न जाति के जो समूह हैं जिसमें ये बोला जाता है कालू कालू किसको बोला जाता है, तेलियों को बोला जाता है, कंसारी, इनका समर्थन इनको जो ये थे इनको ज़्यादा प्राप्त हुआ। फिर जो मंदिरों की जो बंगाल में जो मंदिर हैं उनकी शैली के बारे में बताया है कि दो चला और चौचला। दो चला जो दो छत वाली होती थी उसको दो चला कहा जाता था, जो चार छत वाली होती थी उसको चौचला कहा जाता था। फिर बताया है कि जो ब्राह्मण थे उन जैसे जो स्टेट हमारे समुद्र से लगते हैं वहां पर मछली खाना एक आम सी बात होती है, पर क्या था कि जो ब्राह्मण लोग थे उनको मछली खाना अनिवार्य नहीं था और उनको मछली खाना वर्जित था, बल्कि अनिवार्य क्या, वर्जित था। ब्राह्मणों को शमिस भोजन करने की अनुमति नहीं थी, लेकिन स्थानीय आहार में मछली की लोकप्रियता को देखते हुए ब्राह्मण क्षेत्र के विशेषज्ञों ने कोई मतलब एक विशेष मछली थी उसको खाने का प्रावधान किया कि जो बंगाली जो आज कहा जाता है जो बंगाली ब्राह्मण होते हैं वो मछली खाते हैं। मतलब वो प्रावधान तभी किया गया था, तभी वो जो है मछली खाते हैं, और उनको फिर ये भी नहीं कहा जाता कि वो मांसाहारी हैं। इस लेसन में इतना ही था। जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।